स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीडीसी एलडीसी जी के 9th पार्ट, क्योंकि इससे पहले देखिए 8 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है और एक क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर से लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। आज की वीडियो में यूएसएफडी और अदर्स टॉपिक से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ 4 इन यूएसएफडी कोड 421। यूएसएफडी में फ्रैक्चर कोड होते हैं, बिल्डिंग फ्रैक्चर कोड, उसमें ये कोड है 421। इसका क्या मतलब है, इसमें सिर्फ 4 का मतलब पूछा है। यूएसएफडी कोड 421 में 4 का अर्थ क्या है? देखिए 4 का अर्थ होता है वेल्डिंग। इसमें जो 3 शब्द हैं 421, 4 का मतलब वेल्डिंग, 2 होता है थर्माइट जॉइंट और 1 मतलब ट्रांसवर्स क्रैक। ये यूएसएफडी में जो मैनुअल होता है उसमें सब कुछ दे रखा है। बाकी बहुत सारे कोड हैं, देखिए मैंने वीडियो में मेंशन भी किया है। ये बाकी सारे कोड हैं। और बात आई 421 की, तो ये देखिए 421 ये रहा यहाँ, वेल्डिंग, थर्माइट जॉइंट और ट्रांसवर्स क्रैक। ये 4 2 1 तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर है वेल्डिंग। देखिए थर्माइट जॉइंट तो आपको पता ही है, जो वेल्डिंग होती है एटी वेल्डिंग, वही आपका थर्माइट जॉइंट होता है। ट्रांसवर्स क्रैक होते हैं जो क्रैक आपके आते हैं रेल में, एक तरह से तिरछे क्रैक आते हैं जो, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स क्रैक। और जो ट्रांसवर्स क्रैक आते हैं वो आपकी देखिए एटी वेल्डिंग में और फ्लैश बट वेल्डिंग दोनों में हो सकते हैं। अब देखिए एटी वेल्डिंग तो पहले भी आपने सुना होगा। एटी वेल्डिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग। इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, उसके बाद वेल्डिंग कंप्लीट होती है और इसमें गैप बनाया जाता है 25 ± 2 शायद इतना होता है, इतना गैप बनाया जाता है 2 रेल के बीच में। लेकिन एक होती है फ्लैश बट वेल्डिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लैश बट वेल्डिंग। देखिए फ्लैश वेल्डिंग में होता यह है कि आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं और 2 जो रेल्स होती हैं उन्हें बिना किसी मटेरियल के जोड़ा जाता है, वो भी बहुत हाई टेंसाइल प्रेशर लगाकर। इस तरह से 2 रेल को आपस में रखा जाता है, 2 क्लैम्प्स इनसे जुड़ी रहती हैं। एक क्लैंप इसमें मूवेबल होती है, एक क्लैंप मूवेबल नहीं होती है। तो दूसरी जो क्लैंप होती है मूवेबल होती है, उसको बहुत हाई प्रेशर से इसकी तरफ ढकेला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ फ्रिक्शन बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो रेल होती है उसे आप सोच सकते हैं पिघला देती है। उसके बाद ये वेल्डिंग हो जाती है। आपने सुना होगा अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपने देखा ही होगा, कुछ वेल्डिंग ऐसी होती हैं जिसे हम कहते हैं कंपनी की वेल्डिंग, वही होती है फ्लैश बट वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। IMR स्पीड रेस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज्ड ऑफ डैश kmph। IMR खराबी में कम से कम कितने किलोमीटर प्रति घंटा का प्रतिबंध लगाया जाएगा? IMR की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट रिमूवल। इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट रिमूवल। और देखिए इसकी पहचान का तरीका होता है, यूएसएफडी वाले जो मशीन से चेक करते हैं वहाँ पे ये 3 रेड क्रॉस लगा देते हैं, जिससे जो JSC हैं उनको जानकारी मिलती है चाहिए द्वारा कि ये IMR लगा हुआ है और ये 3 दिन के अंदर बदलना होता है। ये आपका वेब के ऊपर लगाया जाता है, यहाँ जो रेड क्रॉस होते हैं 3 रेड क्रॉस, और 3 डेज़ के अंदर इसको किसी भी हालत में चेंज करना ही होता है, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है 3 दिन के अंदर या 3 दिन के बाद इसमें फ्रैक्चर हो जाए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी गति प्रतिबंध कितना लगाया जाएगा कम से कम, तो ये होता है 30 का लगाया जाएगा। और बाकी आपको पता ही वो क्वेश्चन बोर्ड लगाया जाता है, TP बोर्ड और TG बोर्ड। इससे पिछली वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। क्वेश्चन बोर्ड यानी कि मछली बोर्ड, रेलवे कर्मचारियों की भाषा में।
अगला क्वेश्चन है, रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। देखिए रेल टेस्टिंग करेंगे तो रेल को चेक करेंगे, ना कि वेल्डिंग को। तो इसमें ऑप्शन जो हैं वह DFWR, IMR, हाफ मून। अब देखिए हाफ मून होता है आपके वेल्डिंग के, जैसे पिछली वीडियो में था वेल्डिंग के यहाँ आता है, और ये होता है ज़्यादातर जब नीचे की तरफ यहाँ शुरू होता है, एक हाफ मून टाइप का बन जाता है, आधा चांद जैसा। और DFW होता है डिफेक्टिव वेल्ड रिमूवल। DFWR में 2 रेड क्रॉस होते हैं, 2 रेड क्रॉस लगे रहते हैं, और इसको 90 दिन के अंतराल में बदल देना चाहिए। और देखिए इसका आंसर IMR है, जिससे पहले बताया था, इमीडिएट रिमूवल। और रेल टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, तो वेट करिए। तो आप देखिए वीडियो को। एक बार और चलाइए फिर से। एक बार बेल्ट चलाइए वहाँ से। इसको बेल्ट यहाँ से मूव करते हुए लेंगे अपना फोटो। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से रेल टेस्टिंग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्चर कोड 500 इंडिकेट्स। फ्रैक्चर कोड 500 का क्या मतलब होता है, UFCD कोड में ये है। और देखिए इसका आंसर है फ्रैक्चर ड्यू टू करोजन। अब आप कहेंगे इसमें क्या तीनों का मतलब है? जी नहीं, मैं इसमें दिखाता हूँ कोड। इसमें 500 इसका मतलब डायरेक्ट होता है कि फ्रैक्चर होता है सिर्फ कोरोजन की वजह से। तो ये आपका आंसर है फ्रैक्चर ड्यू टू कोरोजन। इस तरह से सारे कोड हैं, आप एक बार इन पर नज़र मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ देखिए, जो आपका फ्रैक्चर होता है वो कोरोजन की वजह से भी हो सकता है, यानी जंग लगने की वजह से। ये ज़्यादातर लूप लाइन में होता है, और ऐसी लाइन में जहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता वहीं जंग लगती है। और जंग लगने की वजह से रेल कमज़ोर होगी तो फ्रैक्चर होने के चांस रहेंगे। याद रखिए 500 कोड यानी कि कोरोजन, जंग लगने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्चर कोड 200 इंडिकेट्स, यानी कि 200 कोड, 200 कोड जो USFD में होता है उसमें क्या मतलब होता है। इसका आंसर है सडन फ्रैक्चर, यानी कि अचानक से फ्रैक्चर हो जाए तो वो होता है आपका कोड 200। इस कोड की डिटेल 2 इमेजेस तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसका आंसर यही है, सडन फ्रैक्चर, अचानक से कोई फ्रैक्चर हो जाए। बाकी जो कोड्स उपलब्ध हैं वो आप देख सकते हैं, एक बार उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल लाइफ ऑफ USFD मशीन इज अप्रॉक्स। USFD मशीन की टोटल लाइफ के बारे में पूछा गया है। लगभग 8 साल तक मशीन वर्क करती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली है। और देखिए ये मशीन होती है, यहाँ प्रोब लगे रहते हैं, यहाँ प्रोब लगे रहते हैं, यहाँ प्रोब होते हैं। ये जो स्क्रीन होती है यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं रेल पर, और अगर रेल में कोई कमी वगैरह होती है तो ये वेव्स वापस आती हैं, प्रॉपर वापस नहीं आती। इसका मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट है। आपने अल्ट्रासाउंड में भी तो सुना होगा, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर वेव जाती हैं और वापस आती हैं। इस तरह से एक्सरे भी होता है, लेकिन एक्सरे का अलग सिस्टम है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इसी तरह से काम करती हैं। और देखिए इसके जो प्रोब्स होते हैं वो अलग अलग डिग्री के होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री का भी होता है। इस तरह से अलग अलग डिग्री के होते हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं। जो रेल टेस्टिंग की जाती है वो हैंड के द्वारा की जाती है, उसमें ये मशीन जो होती है वो उपलब्ध होती है। बस इन प्रोब्स को
अलग निकाल लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोब्स यूज्ड इन सिंगल रेल टेस्टर। ये आपका सिंगल रेल टेस्टर यानी कि एक ही ट्रैक पर जो हमारी रेलवे ट्रैक है और ये सिंगल रेल पर चलेगा, यानी कि एक ट्रैक में भी इस लोकेशन पर चलेगा और बाद में पर इस पर चलेगा, यानी एक बार में ये एक ही लाइन को चेक कर सकता है, एक ही रेल को चेक कर सकता है। इस तरह से DRT होता है, डबल रेल टेस्टर भी होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए कि कितने प्रोब्स होते हैं सिंगल रेल टेस्टर में, यानी इसमें कितने प्रोब होते हैं। आंसर तो आपको पता ही चलेगा 7 होते हैं, लेकिन प्रोब का मतलब क्या होता है? प्रोब का मतलब होता है जांच करना। तो जो प्रोब होते हैं एक्चुअल में 7 होते हैं। देखिए 7 प्रोब्स की जानकारी आपको एक वीडियो दिखाने के साथ मैं देना चाहूँगा। स्कैन करेगा, से आपका स्कैन करेगा। প্রথম থেকে বলো তো। इस 0 सेंट्रल फॉरवर्ड, सेंट्रल बैकवर्ड, ये गेज फेस फॉरवर्ड ये साइड, ये नन गेज गेज उधर हो तो गेज फेस फॉरवर्ड, नन गेज फेस फॉरवर्ड, इधर गेज फेस बैकवर्ड, नन फेस बैकवर्ड। यही तो है 7। ठीक। 1 2 1 0 7। सेंट्रल फॉरवर्ड, सेंट्रल बैकवर्ड, गेज फेस फॉरवर्ड, नन गेज फेस फॉरवर्ड, गेज फेस बैकवर्ड, नन गेज फेस बैकवर्ड। अच्छा ठीक। ये देखो तुम्हारा खुला हुआ प्रोब है, ये 0 से। हाँ तो इसमें देखो लिखा रहेगा, ये देखो यहाँ पे 4 मेगाहर्ट्ज है, 4 मेगाहर्ट्ज। तो 4 मेगाहर्ट्ज हम लोग रेल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं भैया। ये देखो 4 मेगाहर्ट्ज है और 2 मेगाहर्ट्ज है, हैंड टेस्टिंग है ना, ये हैंड से यूज करते हैं। ये मशीन में ही लगता है, मशीन में ही लगता है। जॉब मशीन। उम्मीद करता हूँ आपको दिख गया होगा टोटल 7 प्रोब कैसे SRT में होते हैं सिंगल रेल टेस्टर में। टोटल सिंगल रेल टेस्टर में 7 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित होगा कि डबल रेल टेस्टर में कितने प्रोब होते हैं। इसमें होते हैं 14, वही 7 और 7, 7 इस तरफ 7 इस तरफ। और ये जो डिग्री के होते हैं वो अलग अलग डिग्री के होते हैं। और एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में था जो कि हाफ मून डिफेक्ट पे कितने डिग्री का प्रोब इस्तेमाल करते हैं। हाफ मून डिफेक्ट पे करते हैं हम 45 डिग्री का प्रोब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोबारा बताया। और DRT में होते हैं टोटल 14 प्रोब, 7 इस तरफ 7 इस तरफ, पूरी रेल को चेक करेंगे। अब देखिए बात आती है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रेल से चेक करते हैं तो वेल्डिंग में हम हैंड से यानी हाथों से क्यों चेक करते हैं। उसका एक कारण है कि वेल्डिंग को अच्छी तरह जांचा जाता है, पूरे वेव और आपका जो हेड होता है, हेड से लेकर फ्लैंज तक पूरी बारीकी से चेक किया जाता है ताकि कोई भी कमी न रह जाए। क्योंकि देखिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से सतर्क है कि कोई फ्रैक्चर ना हो, और जैसा कि आपने बहुत से हादसे सुने होंगे, हादसे ना हो, इस वजह से रेलवे इतना खर्चा करती है। तो हम बढ़ते हैं आगे। जंग लगने वाले क्षेत्रों में एक क्वेश्चन मिस हो गया, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है 8वां। जंग लगने वाले क्षेत्रों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, CT, DN, ADN। ये ऑफिसर हैं इंजीनियरिंग विभाग के। इसका आंसर PC ही। देखिए इस क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन आंसर यही दे रखा है PCE। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर चेक करेंगे कि जंग लगने वाले क्षेत्र कहाँ पर है। एक्चुअल में करवाएंगे तो अपने जूनियर से ही, लेकिन ऑर्डर्स इनके द्वारा दिए जाते होंगे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जंग लगने वाले क्षेत्रों में कोर्जन पिट की माप कितने समय में की जाती है। अब देखिए कोर्जन पिट क्या होता है, पहला सवाल तो यही आएगा। देखिए कोर्जन मतलब जंग और पिट का मतलब होता है गड्ढे। यानी कि रेल के अंदर जो गड्ढे बनते जाते हैं जंग लगने की वजह से, उसी को कहते हैं कोर्जन पिट। जैसे देख सकते हैं कि कोर्जन की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो इस वजह से कोर्जन पिट की जांच की जाती है, गड्ढों की जांच की जाती है। बहुत एक तरह से माइनर ये पिट्स होती हैं, गड्ढे होते हैं। तो एक साल में
उस एरिया में चेक किया जाता है जहाँ पे जंग लगती है। और जंग देखिए ज़्यादातर लगती है आपकी एक तो लूप लाइन में, कुछ कर्व्स यानी गोलाई में भी जंग लगती है। इन्हीं एरिया में चेक किया जाता है कोरोजन पेट को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी कोरोसिव पेंट के कितने कोट रेल पर किए जाएंगे। ये आपके देखिए 2 कोट होते हैं, 2 कोट किए जाते हैं। कोरोसिव पेंट रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है और नॉर्मल जो ऑयल पेंट होता है वो भी एक तरह से कोरोसिव पेंट ही होता है। तो 2 कोट किए जाएंगे कोरोसिव पेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से संबंधित होगा। जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी कोरोसिव पेंट के प्रत्येक कोट की मोटाई कितने माइक्रोन होती है, थिकनेस ऑफ ईच कोट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम एंटी कोरोसिव पेंट करते हैं उस पेंट के जो कोटिंग होगी, एक कोट होगा, उसकी कितनी मोटाई होगी, वही माइक्रोन में। सबसे पहले पता होना चाहिए माइक्रोन में कितना होता है। 1 माइक्रोन आपका होता है 1/1000 mm के बराबर। आंसर उपलब्ध है 100 माइक्रोन आंसर है। एक कोट होता है 100 माइक्रोन का। सॉरी 100 माइक्रोन का एक कोट होता है। तो देखिए 100 माइक्रोन 100 × 1000 यानी कि टोटल होगा आपका 1/10 यानी कि 0.1 mm। कितना हुआ एक कोट, यानी 1 mm का भी 10वां हिस्सा। 1 mm इतना छोटा है, सेंटीमीटर का भी 10 पार्ट, उसके बाद भी उसका भी 10 पार्ट, तो वो होगा आपका 1/10 यानी 100 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए मिनिमम स्लीपर डेंसिटी ड्यूरिंग CTR गेज कन्वर्जन और न्यू लाइन इंस्टॉलेशन। यानी TSR और CTR या फिर गेज कन्वर्जन या फिर नई लाइन इंस्टॉल करते वक्त स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी मिनिमम। स्लीपर डेंसिटी होती है देखिए टोटल स्लीपर जो रेलवे के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में। यानी 1 किलोमीटर मान लीजिए 1500 स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो होगी इस रेलवे ट्रैक की स्लीपर डेंसिटी यानी स्लीपर घनत्व। और यहाँ 2 टर्म्स इस्तेमाल किए हैं TSR और CTR। TSR होता है देखिए टोटल स्लीपर रिन्यूअल, यानी सभी स्लीपर को चेंज किया जाता है। और दूसरा आपका टर्म है CTR। CTR होता है कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। CTR का मतलब होता है कंप्लीट ट्रैक रिन्यूएबल। और TSR तो बता दिया टोटल स्लीपर रिन्यूअल, यानी टोटल स्लीपर चेंज किए जाते हैं। और CTR में तो पूरा ट्रैक ही चेंज किया जाता है। तो आंसर उपलब्ध है ही आपके सामने 1660 इसका आंसर है। यानी कि अगर हम CTR या फिर TSR का काम चल रहा है तो उसमें आपका स्लीपर डेंसिटी 1660 होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक वाली लूप लाइन या साइडिंग में न्यूनतम स्लीपर घनत्व क्या है। यानी कि लूप लाइन, ऐसी लूप लाइन जिसमें 50 किलोमीटर तक की स्पीड हो, उसकी स्लीपर डेंसिटी क्या होगी। उसकी स्लीपर डेंसिटी आपकी होनी चाहिए 1540। और लूप लाइन क्या होता है देखिए, ये अच्छा इमेज लगा रखा है। ये मेन लाइन है जहाँ पे आपकी ट्रेन चल रही है, ट्रेन आ रही है, तो ऐसे स्टेशन पे दूसरी गाड़ियों खड़ी करने के लिए लूप लाइन को इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं रेलवे स्टेशन तो जितने भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो सारे लूप लाइन ही होती हैं। ज़्यादातर गाड़ियों को लूप लाइन पर ही रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैनल स्लीपर में अधिकतम स्पेसिंग क्या होगी। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चैनल स्लीपर। चैनल स्लीपर्स होते हैं जो आपके ब्रिज में इस्तेमाल किए जाते हैं, पुल में। तो इसमें 2 स्लीपर्स के बीच की क्या दूरी होगी। और ये टर्म याद रखिए, इसमें मैक्सिमम आया यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है
चैनल स्लीपर्स की स्पेसिंग, तो 600 mm हो सकती है मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, चैनल स्लीपर में अधिकतम साफ स्पेसिंग, मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग ऑफ चैनल स्लीपर। देखिए पिछला था आपका मैक्सिमम, ये पूछा है कि स्पेसिंग लेकिन क्लियर, ओवरऑल यानी कि इतनी स्पेसिंग एकदम परफेक्ट है, ये स्पेसिंग होनी चाहिए यानी 450 mm। आगे बढ़ते हैं, जंग लगने वाले क्षेत्र में ERC का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है। ERC तो देखिए आप पता ही होगा आपको, इलास्टिक रेल क्लिप, जो चाबियाँ होती हैं या फिर पेंडोल होते हैं जो स्लीपर में लगे रहते हैं, वो होती है ERC। और ऐसी एरिया जहाँ पर कि जंग लगने की संभावना है तो वहाँ पर लुब्रिकेशन होता है, चाबियों को निकाल के उसमें ग्रीस और ऑयल का मिक्सचर लगा जाता है, और जंग लगने वाले एरिया में ये 1 साल में 1 बार कराया जाता है। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो सुनाई होगा आपने, रमाई होती है चाबियों की रमाई, उसे ही कहते हैं लुब्रिकेशन, यानी जंग लगने वाले एरिया में 1 साल में 1 बार होना चाहिए काम। और ज़्यादातर ये काम जो होता है सर्दियों में होता है, और देखिए कि जो कर्व होते हैं रेलवे ट्रैक के, वहाँ पर चांस ज़्यादा रहते हैं ERC में जंग लगने के। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित होगा, जंग ना लगने वाले क्षेत्रों में ERC का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है। अब ऐसे एरिया यहाँ पर जंग लग ही नहीं रही, वहाँ तो देखिए 2 साल में चल जाता है, क्योंकि लुब्रिकेशन का मतलब यही है कि जंग ना लगे, आपकी जो पेंटोल हैं ERC हैं वो जाम ना हो, इसलिए ERC का लुब्रिकेशन होता है। ग्रीस तेल लगाते हैं उसमें, टोटल मिक्सचर ग्रीस तेल का, चाबी को निकाल कर ग्रीस तेल लगाया जाता है, उसके बाद दोबारा ERC को ठोका जाता है। तो आंसर है 2 साल। मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन एट TSR CTR। TSR CTR पहले बताया था आपको, टोटल स्लीपर रिन्यूअल, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। इसमें आपका क्वेश्चन कितना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब आपका रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक के नीचे होती हैं गिट्टियाँ, यानी कि इसे बैलास्ट कहते हैं, और ये जो बैलास्ट होता है उसके नीचे एक फॉर्मेशन होता है, एक बेस होता है जिस पर ये गिट्टियाँ होती हैं। तो देखिए रेलवे ट्रैक से लेकर ये गिट्टियाँ तक की जो, और रेलवे ट्रैक पर स्लीपर होता है, स्लीपर के अंत से लेकर इन गिट्टियों की जो गहराई होती है उसे कहते हैं हम बैलास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब पता ही होगा, तकिया, तो एक तरह से क्वेश्चन की तरह काम करता है स्लीपर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, LWR में न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन कितना होना चाहिए। LWR यानी कि लॉन्ग बेल्टेड रेल, 260 मीटर का जो रेलवे ट्रैक पैनल होता है, एक 260 मीटर की लंबी जो रेल होती है बिना बेल्डिंग वाली, उसे कहते हैं लॉन्ग वेल्डेड रेल। कोई भी इसमें वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, LWR होता है। और देखिए बेल्डिंग की बात रही तो जैसे जैसे रेल पुरानी होती जाती है बेल्डिंग उसमें करानी पड़ती है। तो 250 mm ये आपका इसमें ब्लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए LWR में। और बेल्डिंग कम होंगी तो देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है SWR में न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन। SWR शॉर्ट वेल्डेड रेल। SWR होता है ऐसा रेलवे ट्रैक जिसमें 31 मीटर की दूरी पर लगभग एक बेल्डिंग हो, 31 मीटर से 31 मीटर, 31 मीटर से 31 मीटर, हर 31 मीटर पर एक बेल्डिंग हो, उसे कहते हैं SWR। और ये 200 mm हो, ज़्यादा बेल्डिंग होंगी तो देखिए जो क्वेश्चन होगा वो कम होने की उम्मीद है, क्योंकि गिट्टियाँ वहाँ पर जो लोड होगा वो ज़्यादा पड़ेगा। तो SWR में होता है 200 mm यानी 200 mm। ये अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो लाइक करिए, और जो भी नए मेंबर्स हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।